अब आपने अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में फिट किया हुआ है इस आधार पर कि आपके यहाँ मजदूरी सस्ती है। और क्या आधार है? तकनीकी विकास में बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो या तो आप बाजार बना लीजिए या सस्ती मजदूरी कर लीजिए, दोनों नहीं हो सकते। चाइना के साथ कंपैरिजन करें, औसतन आय वहां हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। और वो केवल चाइना नहीं है, आसपास और भी देश हैं, सब मिला के वो एक इकोनॉमिक रीजन है। हमारे यहाँ क्या है कि हम देश हैं, हमारे रीजन में और भी देश हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रीजन बनने के लिए जो पॉलिटिकल बैरियर्स है वो इस लेवल के हैं कि हम कभी नहीं बन पाएंगे। कभी नहीं बन पाएंगे। अब किसी को मान लीजिए फैक्ट्री लगाना है अमृतसर में, तो वो अमृतसर में इस एक्सपेक्टेशन से नहीं लगा सकता कि वहां जो प्रोड्यूस करता है वो लाहौर में बेचेगा। एग्जैक्टली। वो त्रिवेंद्रम में बेच सकता है लेकिन लाहौर नहीं बेच। जो ये गिग इकोनॉमी का राइज हुआ है, जिसको कई लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज है कि आपको कोई तो रोजगार मिल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है कि आप इससे भी चलो 20-30 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इसका आधार क्या है? तो काम करने में जो 50 हजार से ऊपर कमा रहे हैं वो 2 करोड़ है, तो बाकी 53 करोड़ क्या कमा रहे हैं? 10 से 15 हजार के बीच में। 10 से 15 महीना। तो ये तो मिडिल क्लास टर्म बहुत ही गलत टर्म है। मतलब जिसको आप मिडिल क्लास कहोगे आमतौर पे, ठीक है, वो तो बहुत ऊपर है। इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की हो गई कि एक क्लास के पास इतना पैसा है कि वो प्रीमियम से प्रीमियम लग्जरी चीज़ें खरीदने पे उतारू हैं। जैसे ट्रम्प टावर अगर गुड़गांव में निकल रहा है तो अगले ही दिन पूरे सारा कुछ बुक हो रहा है। और एक तरफ ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग मतलब 5,000 रुपये महीना भी कमाने में उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो ये इनकम इक्वालिटी की कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या सिचुएशन है इंडिया में? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का जो अनुमान है उसके हिसाब से 57% हिंदुस्तान की जो आय है वो टॉप 10% को मिलती। 57% ऑफ इनकम गोज टू टॉप 10% पीपल। बाकी सब 43% से मैनेज करते हैं। गर्मा गर्म जो चर्चा जो चल रही है पॉलिटिकली, वो ट्रम्प और मोदी जो टैरिफ वॉर चल रही है। फिर ट्रम्प का रिमार्क था कि यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी विद रशिया, जो काफ़ी ऑफेंसिव रिमार्क था इंडिया के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि पहला तो ये टैरिफ वॉर को अगर आप थोड़ा सा समझें कि ये हो क्या रहा है, टैरिफ वॉर क्या है, इतने ट्रम्प टैरिफ क्यों हर कंट्री पे मार रहा है, इंडिया पे इतना परसेंटेज टैरिफ क्यों है। और दूसरा, इज इंडिया रियली अ डेड इकोनॉमी? इसके 2 पार्ट हैं आपके सवाल के। पहला तो यह है कि ये टैरिफ्स वगैरह जो है इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन अगर देखें तो विशेष रूप से ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ टैरिफ्स डिप्लॉय किए गए हैं। बहुत सारे कंट्रीज के अगेंस्ट टैरिफ्स यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज किया है। तो अगर आप यूएस का जो रवैया है बाकी दुनिया के प्रति, उसमें प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन उसका स्पेसिफिक रूप चेंज हो सकता है, लेकिन वो एक क्राइसिस का रिस्पॉन्स है। और वो क्राइसिस ये है कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली जो इतने सालों से, इतने दशकों से अमेरिका का अस्तित्व था कि वो मेजर पावर है दुनिया का, और दूसरा सोवियत यूनियन के ढह जाने के बाद वही एकमात्र पावर है। और ये जो अपेक्षा थी कि अब तो बस 100 साल तक अमेरिका के हेजेमनी पर कोई सवाल नहीं उठेगा, वो जो है वो स्थिति अब रही नहीं। और उसका जो कारण है वो एक अंडरलाइंग इकोनॉमिक प्रोसेस है जिससे वो हुआ है कि वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन है, और खास तौर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं, उसका भूगोल बदल गया है। तो अगर आप 25 साल पहले का भी अगर देखें तो 75% दुनिया का जो प्रोडक्शन था और करीब 67-68% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो या तो जापान या वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका में होता था। अब वो बदल गया है।
और विशेष रूप से चाइना के इमरजेंस से इस पे बहुत फर्क पड़ा है। जो और भी कंट्रीज हैं, इंडिया भी कुछ हद तक शामिल है उसमें, बहुत छोटे स्केल पर चाइना के राइज से बहुत फर्क पड़ गया दुनिया के संतुलन। तो अब जब वो स्थिति बन गई, उसके कई पहलू हैं। पहला तो ये कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ही, और उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और ज्ञान है, उस पे जो मोनोपोली था वो खत्म हो गया, या कमजोर तो कम से कम पड़ गया। अब दुनिया का 30% मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में होता है। 30%। और जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, जापान, अमेरिका, उनका जो है शेयर अब 40% से कम हो गया मिला के। हाँ, तो चाइना का जो आप बता रहे हैं, ये मतलब सेमीकंडक्टर्स, सब 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 सारे सब क्षेत्रों में, सब ओके, क्षेत्रों में। और अगर आप चाइना का शेयर फाइनल प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं उसमें नहीं, बट जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं, जो किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज होने वाला है, उसमें अगर देखें तो और भी ज्यादा है। और क्योंकि हम आजकल जो है प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर ये है कि आपके ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, कि एक इसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है कई अलग अलग देशों में बटा हुआ है। एक हिस्सा एक जगह होता है, एक हिस्सा एक जगह। तो वो जो चेन है, ओके, उसकी कोई ना कोई कड़ी, प्रैक्टिकली हर एक प्रोडक्ट के उसमें कोई ना कोई कड़ी चाइना में है। तो इससे और क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना से पहले कोई इस तरीके का औद्योगिकरण की प्रक्रिया नहीं हुई है। चाइना के ही क्षेत्र में अगर हम देखें तो पहले जापान का हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब का हुआ। उसके बाद मलेशिया वगैरह में भी कुछ काफी हद तक इस तरीके का वो हुआ। लेकिन उनमें, इन सब में और चाइना में एक दो इम्पोर्टेंट फर्क है कि ये सारे देश जब इंडस्ट्रियलाइज किए, और उसमें यूएस का सपोर्ट भी मिला उनको, क्योंकि वो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को कहा गया था कि आप इंडस्ट्रियलाइज करो, दुनिया आपको एकोमोडेट करेगी अमेरिका के नेतृत्व में, लेकिन आपके पास मिलिट्री नहीं होगा। तो अगर आप एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड देखें तो बड़ा एक लेवल का पैराडॉक्स है कि जो दो पावर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारे थे, जापान और जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करीब 2-2.5 दशक का पीरियड है जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वही थे जो हारे थे। यही वो अरेंजमेंट था कि आप इकोनॉमिकली रहो, यूएस की सपोर्ट से। हाँ, इकोनॉमिकली आप ग्रो करो, लेकिन मिलिट्री आपकी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, वहां जो है यूएस का लीडरशिप एस्टैब्लिश रहेगा। और ये क्योंकि उस जमाने में एक सोशलिज्म और सोवियत यूनियन के साथ राइवलरी था, उस उसको उस राइवलरी का के कॉन्टेक्स्ट में ये सब अरेंजमेंट्स हुए थे। तो ये जो कंट्रीज बाकी ईस्ट एशिया में इंडस्ट्रियलाइज किए थे, वो भी सब अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, और वो उनको जो एकोमोडेट किया गया इसलिए कि उस जमाने में ये राइवलरी एक था, कोल्ड वॉर जिसे कहा जाता है, और इनको अपने तरफ रखने के लिए और इनके लोग जनता को अपनी तरफ रखने के लिए कि ये भी इकोनॉमिकली एडवांस करे, वो जरूरी महसूस किया गया। पर ये सब देश साइज में करीब करीब एक जमाने में, पर ये भी बात आई थी कि जापान शायद राइवल करेगा यूएस को, पर जापान को भी एडजस्ट कराया गया ताकि यूएस के इकोनॉमी पर, ये कि यूएस बेसिकली सबके लिए बाजार बना हुआ था। तो
यूएस को का नुकसान बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए जापान को भी एडजस्ट कराया गया 1980 के दशक में। उसके बाद जापान का जो है ग्रोथ स्टोरी जो है तब से खत्म ही हो गया। उसके बाद जापान कभी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया, बड़ा लंबा पीरियड उसका ऐसा रहा है। तो पर चाइना का एक तो साइज है और दूसरा वो उस तरीके से अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, इसीलिए चाइना का जो ये ग्रोथ और राइज है उसको वो थ्रेट के रूप में महसूस करते हैं। और उसका जो रिस्पॉन्स है कि यूएस को अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए जो उसका रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स का ही एक रिफ्लेक्शन ये है जो टैरिफ हुआ है। अब ये सिर्फ चाइना के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि सबके अगेंस्ट है, क्योंकि अमेरिका सबसे खरीद रही है। वो कोशिश में है कि जो उनके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स हैं उसको यूज करके अपने पोजीशन को फिर रीइंफोर्स करें। तो जब आप किसी को सैंक्शन करते हो, हिंदुस्तान तो अमेरिका को सैंक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, हिंदुस्तान नहीं कह सकता कि स्विफ्ट से पेमेंट अमेरिका का बंद कर देंगे, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर उनका डोमिनेंस है, इसलिए वो कर सकते हैं। तो वो भी तो अपने इकोनॉमिकली डोमिनेंट पोजीशन को वेपनाइज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल कर रहे हैं जब आप सैंक्शंस करते हैं। ट्रंप भी वही कर रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्था है, हर एक के लिए हम इंपॉर्टेंट बाजार है, तो हम टैरिफ्स यूज करेंगे कि हम आपको नहीं बेचने देंगे यहां अनलेस आप लाइन पे आइए, ठीक है। एक ही चीज हो रहा है, बस इंस्ट्रूमेंट अलग है, ठीक है। और तो यही बेसिक ओरिजिन है कि ये जो टैरिफ का जो है, और इसका जो इम्प्लीकेशन है कि बाकी सबको समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है कि आप अमेरिका की बराबरी कर लेंगे या उससे आगे चले जाएंगे। ये कोई शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने वाला है कि वो स्वीकार कर लेंगे और आपको कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा, कुछ फेस नहीं करना। तो दादागिरी एक तरह की। हाँ, तो इसलिए उस पे अपना भरोसा जो है हाँ, कि उसी अरेंजमेंट, वही रिलेशनशिप के बेसिस पर हम अपना विकास कर लेंगे, हम भी पहुंच जाएंगे वहां, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। आपको कहीं दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपने बहुत डिटेल में कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाया। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, बड़े मतलब 2-3 क्वेश्चन अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं। तो मैं पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा जापान और जर्मनी ने एक तरह की सॉफ्ट कॉलोनी बन गई यूएस की, मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉलोनी बट इन्फ्लुएंस वो जिस तरह से यूज कर रहे थे। तो उसके बाद उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, मतलब जापान और जर्मनी का जिस जिस तरह का प्रोडक्शन जर्मनी की, तो कार्स और बहुत सारी और डेवलपमेंट सेक्टर में उनका दबदबा है, जापान का भी है। तो उस टाइम पे शायद इंडिया के पास भी कुछ ऐसा प्रस्ताव आया होगा कि आप भी हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाओ। तो उसका क्या रीज़न था कि इंडिया ने कभी नहीं चूज इंडिया का किया? तो एक्सपीरियंस उल्टा था, क्योंकि देखिए आप जो है अल्टीमेटली तो आप अपना पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप सबको ही जगह दे देंगे तो फिर तो आप आप एक कुछ को जगह दे रहे हैं ताकि बाकियों पर आपका दबदबा रहे, ठीक है। तो हिंदुस्तान का जहां तक सवाल था, अगर आप इतिहास में जाएं तो नेहरू भी तो शायद अमेरिका के पास पहले गए थे। अच्छा, हमारे स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी, जब इनकार हुआ तब सोवियत संघ के पास गए। ओके। लेकिन क्योंकि इस चीज के लिए नेहरू को बहुत ऑनलाइन ब्लेम पहुंचाते हैं कि उन्होंने सीधा उनका राह पकड़ लिया, अमेरिका की रूट पे वो नहीं गए। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। पर अमेरिका उस जमाने में हिंदुस्तान के प्रति उतना अकोमोडेटिव नहीं था, तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं था। लेकिन जो दुनिया थी उस जमाने में, उसमें क्या था कि
बिकॉज दो कैंप हैं आपके पास, बाकियों के पास थोड़ा बार्गेनिंग पावर था, लेवरेज था, ठीक है, इसी का हिंदुस्तान ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है, तो आपसे नहीं मिलता तो इधर से ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका से भी मिला, कई फील्ड्स में मिला टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते थे। आ, उन उनके उनके लिए भी कुछ चीजें की इंडिया ने, तो ऐसा नहीं है कि तो वो बार्गेनिंग का पॉसिबिलिटी था उसका। ऐसा जो अभी रिसेंट चेंज हुआ है वर्ल्ड में, उसमें ये हो गया है कि कई देशों के लिए भी ये बार्गेनिंग पावर बन गया। वो भी तो एक प्रॉब्लम है यूएस के लिए। वो ये कि जब जैसे ये है कि पहले क्या है कि अगर आपके पास तेल है और नेचुरल रिसोर्सेज है, पर आपका इंडस्ट्री नहीं है उसको यूज करने के लिए, आपको एक्सपोर्ट करना है या आपको एग्रीकल्चर में चीजें प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करनी है, तो आप कहाँ एक्सपोर्ट करोगे? जहाँ इंडस्ट्री है तो वो या तो वेस्ट में है या जापान में है। तो उसी कैंप, वही कैंप है जिसमें यूएस का लीडरशिप है, वही आपके पास ऑप्शन है। बाकी दुनिया में इतना इंडस्ट्री नहीं है, तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी उन्हीं पर पूरा डिपेंड करना पड़ता था। अब जो है, अब इतना प्रोडक्शन जब चाइना में हो रहा है और देशों में हो रहा है, सिर्फ चाइना में नहीं है, आसपास ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह कुछ, तो जो वो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज भी जो है, उनके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव मार्केट है। तो अब वो इतना डिपेंडेंट नहीं है यूएस पर। वो भी तो एक प्रॉब्लम है कि इससे फिर हेजेमनी जो है कमजोर हो जाता है, कि बाकी सब देश जो है मजबूर नहीं है उतने। इसलिए तो इतना आजकल संभव होता है कि इंटरनेशनल बॉडीज में इतने सारे कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ वोट डाल देते हैं, और कुछ नहीं करते पर वोट तो डाल वोट देते डाल हैं, देते हैं, हाँ, वो भी एक। ठीक है। हाँ। पर अभी गाजा में जो हो रहा है उससे अभी भी है कि अभी भी उनका बहुत पावरफुल है, वही एक खड़े हैं इसराइल के साथ, बाकी सारी दुनिया कह रही है कि जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन कोई रोक वो नहीं पा रहा नहीं है, कर मान रहे, कोई रोक नहीं पा रहा है। कोई नहीं रोक पा रहा। हम्म। तो वो बैलेंस, ऐसा नहीं कि उनका पावर या हेजेमनी खत्म हो गया, अभी भी बहुत है, पर उसी को यूज कर रहे हैं कि ये खत्म एकदम ना हो जाए, उसको फिर रिस्टोर करने के लिए उसको अपने जो एग्जिस्टिंग पावर है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आज तो टैरिफ्स का स्टोरी सिंपल है कि टैरिफ्स आप यूज कर रहे हो क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट मार्केट हो, तो सब के लिए कंसर्न है। तो आप टैरिफ्स यूज कर रहे हो टू मेक, मतलब बाकी सबको मजबूर करने को कि दैया ठीक है, हमारे साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट करो जो हमारे को सूट करे, नहीं तो आपका ये मार्केट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इंडिया का जैसे पूरा तो डेफिसिट है, इंडिया में अपने आप इतना इंडस्ट्री का सिचुएशन नहीं है, हम इतने इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो कंट्रीज ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है उनसे तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बाकी सारे साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, सबसे हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यूरोप में भी जो ज्यादा इंडस्ट्रियल कंट्री, जर्मनी से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, जापान से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हर जगह तो आपका फॉरेन एक्सचेंज के मामले में घाटा है। आपको एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज कहां से मिल रहा है? अमेरिका को आप जो गुड्स है उसको, फार्मास्यूटिकल और ये। फार्मा है, बाकी केमिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, गारमेंट्स है, कई अलग अलग आइटम्स है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, इंपोर्ट कम करते हो। दूसरा जो गुड्स नहीं है, आईटी सर्विसेज, वो भी आप एक्सपोर्ट करते हो, और आईटी सर्विसेज इंडिया का जो है उसका 55% एक्सपोर्ट तो यूएस को जाता है, और करीब
20% के करीब इंग्लैंड को जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है, और उनका 80% बिजनेस एक्सपोर्ट है। तो वो तो पूरा ही टिका हुआ है उस मार्केट पर, वो आउटसोर्सिंग मार्केट पर टिका हुआ है, वहां से आप कमाते हो, ठीक है। और जो थर्ड मेन सोर्स है वो है कि रेमिटेंसेस, जो बाहर लोग काम करके वापस यहाँ इंडिया पैसा में भेजते भेजते हैं हैं, जो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूएस है। करीब 23% जो रेमिटेंसेस जो है यूएस से आते यूएस से आते हैं, हैं। और बाकी वेस्ट एशिया से आते हैं। पर कंट्री अगर आप देखें तो लार्जेस्ट सोर्स यूएस है। तो आपका जो एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी अर्निंग्स है वो यूएस के साथ है, और बाकी दुनिया के साथ आपका घाटा है, ठीक है। तो आप फंस जाते हैं, आप किस तरफ जाएं। और इस पे भी यूएस नाराज रहे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, तो आप, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप इस स्थिति पे पहुंचे क्यों। अब आप कह सकते हैं कि हमारी अब मजबूरी है, हम क्या कहें, ट्रम्प अगर हमसे कुछ कहे भी हम नहीं कह पा रहे बाकियों की तरह, क्योंकि हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, हमारा तो पैसे घाटा है। और जहां एक जगह था जहां थोड़ा सरप्लस था, वो भी अगर चला जाए तो बहुत केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो है, और आपके विशेष इंडस्ट्रीज जो है इतने डिपेंडेंट है उस पर कि आपको, आप बोलने से कुछ कतरा रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें टैरिफ का वॉर में जो है सबसे म्यूटेड रिस्पॉन्स इंडिया का कुछ नहीं बोले वो, कोई स्टेटमेंट मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, आया तो था एक, बट हाँ, क्योंकि वो तो, और वो जब ये रशियन ऑयल को लेके एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात आई तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। एक तो है कि ऑफ कोर्स हमारा डिफेंस के जो रिलेशंस है, इसलिए रशिया के साथ उस तरीके का रिलेशनशिप ब्रेक कर दे वो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं। दूसरा ये है कि आपके यहाँ तो तेल है नहीं, आप तेल भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपका घाटा है इंटरनेशनल ट्रेड में, अगर आपको कहीं सस्ते में तेल मिले तो आप लेंगे ना, क्योंकि उससे तो घाटा बढ़ता है। तेल वाले ट्रेड में 40% हमारा घाटा तो उसी से होता है, तेल के ट्रेड में, क्योंकि हमारे पास नहीं है तेल। तो अगर आपको सस्ता मिले तो आप, तो ये स्थिति हो गई कि आप क्या छोड़ें। एक आधी जो चीज है वो भी नहीं कर सकते। हाँ, इसको छोड़े तो दिक्कत, उसको छोड़े तो दिक्कत। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, ठीक है, और इसको क्यों नहीं एंटिसिपेट किया गया कि ऐसी स्थिति आ सकती है। अगर कोई लीडरशिप का फेलियर और पॉलिसी मेकिंग में फेलियर रहा है तो वो ये है। अब आप इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद आप कहें कि हम क्या करें, हमारे लिए नुकसान है अगर हम ज्यादा कुछ करें, ज्यादा कुछ बोले, पर ये स्थिति, आखिर आप इस स्थिति में फंसे कैसे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी आती, इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इट कैन बी लुक्रेटिव मार्केट फॉर मेनी कंट्री। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कितनी खरीद रही है वो तो एक अलग बात है। इन्फ्लुएंसर की जैसे सोशल मीडिया में भाषा करें कि एक अकाउंट है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर है तो हर कोई आकर्षित है कि भाई कुछ ना कुछ तो ब्रांड डील करो। तो वो क्या हमारे लिए एडवांटेज नहीं है ग्लोबली कि यहाँ इतने सारे लोग हैं तो बेचने की चांसेस बहुत कम है। जैसे यूएस का आ रहा है कि दे वांट टू एंटर दी डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी बिजनेस के अंदर वो घुसना चाह रहे हैं। तो क्या वो हमें कुछ एज देता है ये पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया? देखिए, पॉपुलेशन तो यस, वो आपके पास एक रिसोर्स है, पर वही सवाल है कि आपका पॉपुलेशन रिसोर्स तब है जब वो असली रूप में कोई मार्केट बन सके, ठीक है। तो मार्केट बनने के लिए तो क्षमता होनी चाहिए खरीदने की। अब आपने अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में फिट किया हुआ है इस आधार पर कि आपके यहाँ मजदूरी सस्ती है, चीप लेबर, और क्या आधार है।
ठीक है, आप तकनीकी विकास में बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है बाकियों के मुकाबले में, ऐसा नहीं है। तो आप अगर, तो आपके पास ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप चीप लेबर के आधार पर ही रहना चाहते हैं वर्ल्ड, तो चीप लेबर तो मतलब कि लोगों के पास कुछ नहीं होना चाहिए तभी मजबूरी में वो सस्ते में काम करें। अगर सबके पास साधन होंगे खरीदने के, तो वो सस्ते में नहीं काम करेंगे आपके लिए। तो या तो आप बाजार बना लीजिए या सस्ती मजदूरी कर लीजिए, दोनों नहीं हो सकते। अगर आपको बाजार को इस्तेमाल करना है तो फिर आप बाजार को बाहर के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए ना। आप यहाँ चेज करे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो बेचने के लिए कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि खरीदने की क्षमता नहीं है लोगों की, तो हम बाहर बेचेंगे। हमारा रीजन ये है बाहर एक्सपोर्ट बेचने करना चाहते हाँ, हैं, ठीक है। हाँ, अब एक्सपोर्ट का बाजार तो आप पकड़ने में वैसे ही बहुत सफल नहीं हुए। ओवरऑल देखे तो कुछ क्षेत्रों में है, बट आप खरीद ज्यादा रहे हैं बाहर से, तो वो तो आप नहीं कर पाए। तो आपको अपने घरेलू बाजार को अगर यूज करना है तो बाहर से इंपोर्ट लाने के लिए क्यों यूज करेंगे? आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, वही आपका सही रास्ता है। और उसके आधार पर आपका कोई स्ट्रेंथ बने तो तब आप जो है एक्सपोर्ट कीजिए। अब जिसमें आपका सक्सेस भी है, अब मान लीजिए फार्मा में, अगर आप फार्मा में इंडिया का कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने का, उसका आधार क्या है कि आपने 1970 में हिंदुस्तान में अपना पेटेंट लॉ बदला था। आपने कहा कि आप किसी दवा को पेटेंट नहीं कर सकते, आप उसको बनाने की प्रक्रिया को पेटेंट कर सकते, कि अगर आपने उसका आविष्कार किया तो उस पे आपका कुछ दिन तक एकाधिकार रहेगा कानूनी रूप से। आपने पेटेंट किया, कोई उसका इस्तेमाल आपके परमिशन के बगैर और आपको कुछ पेमेंट किए बगैर नहीं कर सकता। ठीक है, पेटेंट का मतलब यही है। तो उस प्रक्रिया को आप पेटेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। तब तक दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी ये स्थिति थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फार्मा में पूरा पकड़ था, क्योंकि नए दवाइयां बनाने का, इतने सारी दवाइयां बनाने को लेके जो रिसर्च डेवलपमेंट उस पर जो खर्चा है वो कर सकते थे, वही नए ड्रग्स बनाते थे। ठीक है, और सबको उनसे लेना पड़ता था। हिंदुस्तान ने जब ये अपना पेटेंट एक्ट चेंज किया, तब क्या हुआ कि हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उन्हीं दवाइयों को दूसरे तरीके से, हाँ, दूसरे तरीके से बनाना, वो दवाई बनाने की स्थिति में नहीं थे, दवाई के आविष्कार करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उसी दवाई को दूसरे तरीके से बनाने का की जो प्रक्रिया, उसका खोज कर सकते थे, और वो किया। उस आधार पर आपका वो इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ बना कि अब आप दुनिया भर को जेनेरिक्स का सप्लाई करते हैं, क्यों आप सस्ते में वही दवाई दे सकते हैं। तो आपने अपना एक अपनी एक क्षमता को तैयार किया, उसके आधार पर एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो अगर आप अपने घरेलू बाजार को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करना कोई मजाक तो नहीं है कि मुझे किसी ने दे दिया कागज में ये चीज का प्रोडक्शन ऐसे होता है, ये अंदर इनपुट जाता है, ये आउटपुट जाता है, और मैं कल जाके लगा लूंगा फैक्ट्री और प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा। नहीं होता ना ऐसे। उसको भी कैसे करना है, उसको सेटअप करना है, उसमें प्रोडक्शन कैसे ढंग से होना है, तो कुछ करना, उसमें उसको भी सीखना पड़ता है। और फिर उसको भी कैसे इम्प्रूव करेंगे ओवर टाइम, वो भी कर करके ही सीखा जाता है ना। और फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी कैपेसिटी आप बनाते, कहीं पे भी देख लीजिए किसी क्षेत्र में। ठीक है, फार्मा में क्योंकि वो मौका मिला, कुछ सीख लिया, अब वो जानते हैं कैसे करना है उसको, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। ऐसी चाइना में इतना इंडस्ट्री जो हुआ,
पहले तो बहुत चीज बाहर से आया, बाहर के कंपनियों ने पैसा लगाया, लेकिन धीरे धीरे उनके सिस्टम में लोगों ने सीख लिया, अब वो वही चीज वो खुद करने की क्षमता रखते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, सेट है उनका और दे कैन अभी प्रोड्यूस एक वेरी डीप फास्ट। सीक आया, पूरा हिल गया वो दुनिया की, ये कहाँ से आ ये गया। कहाँ से आ गया बीच में? ठीक है, क्योंकि वो कैपेसिटीज जो है उन्होंने डेवलप कर, वो कोई ऐसा नहीं कि एक कंपनी यार इधर उधर क्यों होता है, एक पूरा सिस्टम बनता है, पूरा लोग सीखते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जिसमें आप जानते हैं कि कैसे चीजें की जाती है, और वही इकोसिस्टम जब बनता है तब आप कंपिटिटिव हो पाते हैं, एफिशिएंट हो पाते, इवन जो क्योंकि एक कोई भी अलग से नहीं बना सकता कि आप हम्म, राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच में जाके एक फैक्ट्री लगा दीजिए, टॉप टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है आदमी, और वहां बहुत एफिशिएंट प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता, वो बहुत कुछ और उसके बाहर भी चाहिए तभी वो हो पाएगा। राजस्थान से तो मैं हूँ, तो वहाँ पे हम्म। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि राजस्थान दुबई बनने वाला है, दुबई बनने वाला है, यहाँ कुछ मिनरल मिल गए, कुछ मिल गया। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट बचपन से न्यूज़ आ रही तो थी कि राजस्थान में यहाँ पे तेल पाया गया, यहाँ पे अब ये दुबई बनने वाला है। तो बचपन से हम कुछ तो बनने वाले हैं, बॉम्बे भी शंघाई बनने वाला था। हम हाँ तो कभी, वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ समथिंग, इन द मिडल ऑफ हाँ समथिंग। तो वही अभी भी हम सब 2047 तक विकसित देश हो विश्व जाएंगे, गुरु और काफी ये कुछ चलता रहता कहा है। जा रहा है, ठीक है, लेकिन वही, और ये जो चीप लेबर पर आधारित वो है, इसका तो वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप चाइना को भी देखें तो चाइना का भी हम कह सकते हैं कि चीप लेबर के आधार पर शुरू का एंट्री मारा उस पे, कि भाई अब अमेरिका यूरोप के मुकाबले में यहाँ लेबर सस्ती है, लेकिन आज की डेट पे रोबोटिक्स में भी चाइना सबसे आगे है। और ये क्यों है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हुआ है कि तकनीकी विकास के कारण जो, मतलब प्रोडक्शन में मशीन भी होता है, इंसान भी होता है, और कई चीजें जो इंसान आज करते हैं वो कल मशीन टेक ओवर कर लेता है। तो रोबोट तो उसी प्रोसेस का एक एडवांस्ड डेवलपमेंट है ना, कि वो करीब सारा काम जो इंसान करते थे पहले टेक ओवर कर लिया है मैकेनिकल मशीन, ठीक है। रिप्रोडक्शन। तो ये जो मशीन या कैपिटल गुड्स जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण इनका जो, इनकी जो जो लागत लगती है इनको बनाने में, खर्चा होता है, वो कम और कम हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप आदमी को लगाते हैं काम करने के लिए, तो आपको कम से कम उसको इतना तो देना है कि वो और उसके परिवार खा पी सके। तो वो जो खाएंगे उसकी कीमत कितनी है उस पर निर्भर करता है कि आपको उसको कितना देना पड़ेगा, चाहे आप न्यूनतम भी दें, ठीक है। और अगर उस वो जो खाते हैं वो उन चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आपको उसके लिए भी ज्यादा देना पड़ेगा। उसकी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसको, उससे अगर आपको एक दिन का काम लेना है, एक दिन के लिए आपको कितना देना है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ मशीन जो उसका काम कर सकती है वो हो रही है सस्ती। तो अब ये हो गया है कि हर एक चीज के लिए आप आदमी की जगह मशीन लगाइए, तो और वही। जॉबलेसनेस की सिचुएशन हाँ, आएगी। तो जो मतलब जिस जिसे अब एआई को लेके बात हो रहा है, एआई भी हाँ, तो क्या है, इसी प्रोसेस का एक बहुत एडवांस स्टेज है, हाँ, कि बहुत जो जॉब जा रही है उससे। शारीरिक काम जो करते थे वो छोड़िए, अब तो जो दिमाग से मानसिक भी काम भी। करते थे वो काम भी हाँ। काफी सारा टेक ओवर हो जाएगा। हम्म। तो ये जब प्रक्रिया इतनी आगे जा चुकी है कि आजकल सस्ती मजदूरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे चीजों के प्रोडक्शन में आपके सस्ती मजदूरी सस्ती है या नहीं है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके खर्चे का इतना छोटा हिस्सा बन गया इलेक्ट्रॉनिक और है। हाँ, ये हो गई सारी चीजें। हाँ। और ये टेंडेंसी कि आप आदमी को रिप्लेस कर दें, ये अगर इवन सस्ती मजदूरी भी है तब भी ये इंसेंटिव है, क्योंकि वो मशीन का खर्च कॉस्ट जो है कम हो जा रहा है। तो इसलिए आप चाइना में भी देखिए तो रोबोटिक्स के सबसे एडवांस्ड वही है अब।
सस्ती मजदूरी होने के बावजूद भी, ठीक है। बट उन्होंने अपना प्रोडक्शन का स्केल इतना बढ़ा लिया है, काफी और चीजें कर ली कि उनकी जनसंख्या इससे इस स्थिति में नहीं है कि उसकी जिंदगी नहीं, वहां तो बढ़ रहा है, मजदूरी भी महंगी हो रही है, वेजेस भी बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ गिर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं है, काम ही नहीं है। वो तो पहले अपने लोगों को काम में एब्जॉर्ब कर लिए। तो चीन की समस्या लोग क्या बोलते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन है, काम करने के लिए लोग कम होंगे, और हम कहते हैं हमारा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे यहाँ तो काम करने वालों उस एज ग्रुप का जो है अभी पीक नहीं हुआ है। हाँ, कि वी आर ठीक है, यंग पॉपुलेशन। हाँ, वी आर अ यंग पॉपुलेशन। तो उनका एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्यों होगा जब आप सबको काम में लगा दोगे तब ना। 100 आदमी अगर आपके पास है और आपको काम 50 लोगों के लिए से हो जाएगा, तो वो 100 का 80 भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपके 100 के 100 काम पे लग गए, वो 100 से अगर 80 पे जा रहे तब आपकी दिक्कत है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारा 100 से 120 जा रहा है, तो हम पर तो 50 को भी काम नहीं दे पा रहे। और वो स्थिति जो है हमारे यहाँ बनी हुई है, और इसका सोल्यूशन जो है, तो ये इसको हम देख रहे हैं कि भाई ठीक है, इतने लोग काम नहीं कर सकते, तो इसलिए तब सस्ते में मिल जाता है ना काम करने वाला। अगर कोई कहता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा दो, तो ठीक है जी, साइड पे हो जा, दूसरा मिल जाएगा। लोग बहुत बैठे हैं काम इसी के लिए, इसीलिए आप सस्ता वो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपके यहाँ बाजार नहीं है, आप इंपोर्ट भी नहीं करते बहुत ज्यादा दुनिया भर से, आपका इंपोर्ट भी कम है। तो दुनिया में अगर आप देखें, आपका एक्सपोर्ट का हिस्सा भी कम है, आपका इंपोर्ट भी कम है। एक्सपोर्ट से ज्यादा है लेकिन कम है। 18% दुनिया की जनसंख्या हिंदुस्तान में है, बहुत ज्यादा बड़ी। आपका एक्सपोर्ट 3% भी नहीं है, इंपोर्ट 4% भी नहीं है दुनिया में। तो आप बड़े बाजार कैसे हुए फिर? तो आपके पास वहीं, अगर आप चाइना के साथ कंपैरिजन करें, औसतन आय वहां हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है, जनसंख्या भी उतनी है, और वो केवल चाइना नहीं है, आसपास और भी देश हैं, सब मिला के वो एक इकोनॉमिक रीजन है। हमारे यहाँ क्या है कि हम देश हैं, हमारे रीजन में और भी देश हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रीजन बनने के लिए जो पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, वो इस लेवल के हैं कि हम कभी नहीं बन पाएंगे। अब किसी को मान लीजिए फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, अमृतसर में, तो वो अमृतसर में इस एक्सपेक्टेशन से नहीं लगा सकता कि वहां जो प्रोड्यूस करता है वो लाहौर में बेचेगा। एग्जैक्टली। वो त्रिवेंद्रम में बेच सकता है, लेकिन लाहौर नहीं बेच सकता। हो सकता है नेपाल से भी आपकी लड़ाई हो जाए, ठीक है, बाकी देशों से भी। तो इसलिए कोई आपको फिर वो देश ही देखेंगे, रीजन नहीं देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पर बाकी जगह आप जाए तो आप रीजन देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे हैं, अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाल लिया है कोई ना कोई कि इकोनॉमिकली वो एक मार्केट रीजन बन चलता गए रहे। हैं। हम नहीं बन पाए, हमारे यहाँ वो दिक्कतें और हैं। तो इसीलिए हमारा जो मार्केट है वो नेशनल मार्केट ही रह जाता है, रीजनल मार्केट नहीं बन पाता। और अगर हमको उसको लेवरेज करना है तो हम चीप लेबर के बेसिस पर नहीं कर सकते। चीप लेबर चाहते हैं तो वो मार्केट नहीं है, मार्केट चाहते हैं तो चीप लेबर नहीं, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं अभी ट्विटर पे एक फोटो, पानी पी सकते लीजिए। हाँ, ट्विटर पे मैं एक फोटो देख रहा था जिसके अंदर किसी ने पोस्ट किया था, एक ट्रैफिक सिग्नल पे 6 बाइक खड़ी हैं। एक ज़ेप्टो की डिलीवरी की बाइक है, एक मिंत्रा की है, एक स्विगी की है, एक जोमेटो की है, एक डंजो की है। मतलब ऐसे 6-7 बाइकें खड़ी हैं और सारे डिलीवरी बॉय एकदम तैनात है कुछ डिलीवर करने के लिए। तो मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने इंडिया में और कोई जॉब नहीं है क्या? सारी डिलीवरी ही चल रही है, हर जगह देखो डिलीवरी। मतलब एटलीस्ट अपेरेंटली
जो ये गिग इकोनॉमी का राइज हुआ है, जिसको कई लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज है कि आपको कोई तो रोजगार मिल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं से कुछ भला टाइप, कि आप इससे भी चलो 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं गिग इकोनॉमी के अंडर में। तो ये गिग इकोनॉमी को इंडिया जैसी पर उसमें इसका अगर आप देखें तो इसका आधार क्या है? हम्म ठीक है, अब वो डिलीवरी बॉय किसी को डिलीवर तो कर रहा है ना, हम्म ठीक है, तो जिसके यहाँ डिलीवरी हो रही है उसके पास क्षमताएं हैं खरीदने की, हम्म ठीक है, और क्योंकि आदमी सस्ते में मिल जाता है, वो उस खरीदने के लिए खुद दुकान जाने की बजाय डिलीवरी करवा सकता है, उससे उसके खर्चे पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें। और इसी के आधार पर बिजनेस भी चल रहे हैं कि डिलीवरी करना। पर ये तो उसका आधार यही है ना कि उसके पास क्षमता है बहुत खरीदने की, और क्योंकि इनके पास नहीं है, अब अगर डिलीवरी बॉय का भी 60,000 70,000 सैलरी हो जाएगा, ताकि वो भी मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जो काम लोग, जो सेवा लोग दूसरों को देते हैं, वो सेवा वो खुद नहीं वो कर सकते, खरीद सकते। एक ड्राइवर जो है किसी मालिक का गाड़ी चला सकता है, उसके घर का भी कोई ड्राइवर नहीं होने वाला है, गाड़ी भी शायद नहीं होगा। हाँ, एक घर पे कोई मेड काम करती है, उसके घर पे कोई मेड नहीं काम करेगा। कोई बड़ा बिल्डिंग इमारत खड़ा करता है, वो किसी वैसे घर पर रह नहीं पाएगा। तो ये जो टैक्सी चलाता है वो खुद कभी टैक्सी में सफर नहीं करेगा। जो डिलीवरी कर रहा है उसके अपने घर पे कोई डिलीवरी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये सब जो है क्या है कि एक आपके यहाँ जो एक बड़ा डिफरेंस है कि कुछ एक अल्पमत है जिसके पास बहुत साधन है और बाकियों के पास नहीं है। लेकिन इसका एक जो और परिणाम होता है कि वो कुछ लोग जो हैं जब खरीदते हैं, आप कह सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, उनके वो घर पे आराम कर रहे हैं, दुकान पे नहीं जा रहे, उससे किसी को काम तो मिल रहा है ना, कुछ तो कमाई हो रही है उसकी। टेम्पररी हाँ, एटलीस्ट। हाँ लेकिन ये है कि अगर आपके पास जब ये स्थिति है कि उन सेवाओं को खरीदने वाले कम है और जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद नहीं खरीद सकते, तो वो टाइप के जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट भी लिमिटेड होगा। ड्राइवर कौन रखेगा? जिसके पास गाड़ी होगा। जो गाड़ी खरीद सकता है वही ड्राइवर रख सकता है ना। अगर गाड़ी खरीदने वालों की संख्या कम है तो ड्राइवरों की संख्या भी कम होगी। और शायद इंडिया में अभी भी जो 4 व्हीलर तो बहुत ही कम होंगे जो ड्राइवर तो रखता है बहुत कम, एटलीस्ट। ड्राइवर तो और भी कम है, 4 व्हीलर ही कम है। दिखते बहुत ज्यादा है। दिख वहां तो सब कुछ ज्यादा दिखता है, जब इतनी जनसंख्या है तो सब कुछ ज्यादा दिखता हाँ लेकिन है। ऐसा उतने ऐसा नहीं है। है। जैसे हिंदुस्तान में अगर आप इनकम टैक्स के आंकड़े देखें, ठीक है, आप ये तो कोई भी मानेगा कि सैलरी जो है अगर आपकी हाई है वो इनकम टैक्स से छिपती नहीं है, वो तो टीडीएस में आ जाता है, ठीक है। बिजनेस इनकम जो है छिपा लेते हैं लोग, ठीक है, सैलरी वाली इनकम नहीं। सो अब इनकम टैक्स जो लोग फाइल करते हैं रिटर्न, उसके आंकड़े मिलते हैं, ठीक है। वो आंकड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालती है कि सैलरी अलग अलग टाइप के इनकम में कितने कितने लोग हैं किस किस लेवल पर। उसमें अगर आप देखें तो जिनकी सालाना इनकम सैलरी से 5.5 लाख के ऊपर है, यानी कि 50,000 से के करीब से ऊपर, सिर्फ 50,000 के ऊपर, उनकी संख्या 2 करोड़ से थोड़ी अधिक है। अब 2 करोड़ कोई कम संख्या तो नहीं है ना, बहुत है। लेकिन हिंदुस्तान में काम करने वाले लोग जो है 550 करोड़ है, सॉरी 55 करोड़ है।
तो 55 करोड़ में 2 करोड़ बहुत कम है। पर आप देखने लगो तो अरे 2 करोड़ तो बहुत है, इतने सारे लोगों के पास इतना लगता पैसा है। ज्यादातर लोग नहीं तो नहीं उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है। सैलरी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, बाकी तो बिजनेस इनकम छोड़िए। पर ज्यादातर लोग तो किसी न किसी काम से ही कमाते हैं ना। ये ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, उसी से आ रहा है, आप आराम कर रहे हो। काम करना पड़ता है। तो काम करने में जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं वो 2 करोड़ है। तो बाकी 53 करोड़ क्या कमा रहे हैं? वही सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 से 15,000 के बीच में ज्यादातर लोग कमाते हैं 10 महीने से का। 15 महीना। तो ये तो मिडिल क्लास टर्म बहुत ही गलत टर्म है। हिंदुस्तान में तो मिडिल क्लास भी जो है ऊपर है एकदम, जिसे आप मिडिल जो क्लास, खुद को बहुत विक्टिमाइज करती है। हाँ मतलब जिसको आप मिडिल क्लास कहोगे हाँ, आमतौर पे, ठीक है, वो तो बहुत ऊपर है। टॉप मैं 5। तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, ठीक है, मैं तो टॉप 5% में हूँ। मिडिल क्लास मिडिल में नहीं है, टॉप है वो भी टॉप मतलब उससे भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब हमारे से ज्यादा सैलरी, कई गुना ज्यादा सैलरी कमाने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर में है, और उनके मालिक तो और भी ज्यादा कमाते हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर हम भी ऊपर ऊपर के 5% में आते हैं। क्योंकि अरे बाकी देश, 50,000 से ऊपर, जब मैं आपको कह रहा हूँ 2 करोड़, वही कह रहा हूँ, 55 करोड़ बाकी में देश से, की इनकम बहुत ज्यादा कम ठीक है, 55 करोड़ के बीच में 2 करोड़, तो वो तो 2 करोड़ तो 4-5% ही हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा। 55 करोड़ में 2 करोड़ तो 4% भी नहीं है। उसमें भी हम तो ऊपर वाले हिस्से में पड़ते हैं ना हमारे सैलरी के हिसाब से। इसलिए जो है मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, जिसके पास कुछ क्षमताएं हैं, वो भी पॉपुलेशन में मिडिल में नहीं है, ऊपर की तरफ है। सेमी टॉप क्लास नाम होना चाहिए। हाँ, तो पर बहुत हिस्सा जो ऐसा है, मतलब मिडिल क्लास में भी कुछ हिस्सा ऐसा है, मतलब जो आप मिडिल क्लास उनके काम के तरीके से, काम क्या करते हैं उसके हिसाब से बोलेंगे। मतलब जो फैक्ट्री में नहीं काम करते, उस तरीके का मैनुअल लेबर नहीं करते, बट उसमें भी बहुत कम सैलरी वाले भी है, बहुत है। मतलब किस फील्ड में नहीं है। आपको जर्नलिज्म में भी 15,000 वाले मिलेंगे। हाँ, बहुत आजकल तो बहुत बहुत और कम हो गया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी 15,000 वाले मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेसमेंट होता था हमारे यहाँ। ठीक है, सब जगह मिलेंगे आपको ये 15,000 वाले, 10,000, 12,000, 15,000, ठीक है, ये हर एक फील्ड में आपको मिलेंगे। तो वो भी एक मिडिल क्लास है, काम के नजरिए से मिडिल क्लास है, पर वो भी बहुत कम कमा रहा है। तो ये जब स्थिति आपकी बनी हुई है, तो आप कैसे मार्केट के रूप में अट्रैक्टिव होंगे उस तरीके से। इवन एक कार वाली से मेरे को याद आया, जब मैं पहली बार यूएस गया था, प्लेन जब शिकागो में लैंड कर रही थी, तो जैसे ही वो लैंड होती है तो वो पार्किंग लॉट दिखता है वहाँ पे एयरपोर्ट का। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये क्या है इतना बड़ा, और कार ही कार, कार ही कार, मतलब रुक ही नहीं रही है। तो वो मेरा फर्स्ट शॉकिंग एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है इंडिया में बहुत कारें हैं, मैंने देखा अरे ये क्या, कारें ही कारें, खत्म ही नहीं हो रही है इतने। तो अगर आप देखें कि आप कोई भी एडवांस कंट्री देखें, जर्मनी, यूएस, यूके, तो पर 1,000 पॉपुलेशन, मतलब हर 1,000 आदमी जो उस देश में है, गाड़ियों की संख्या कितनी है? 450, 500, 550 पर हर 1,000 आदमी। हिंदुस्तान में है 30। यहाँ फोर टू व्हीलर व्हीलर ज्यादा है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन टू व्हीलर भी 170 है 1,000 पे। और अगर हम इंडिया की तुलना ये इंडोनेशिया से जैसे करें, तो इंडोनेशिया में टू व्हीलर कम से कम 500 हो जाएंगे, हमारे यहाँ टू व्हीलर नहीं हो। चीन में भी 180 के करीब गाड़ियां हैं पर 1,000 पॉपुलेशन। अच्छा।
वहां टू व्हीलर कम है, गाड़ियां ज्यादा है। यहाँ टू व्हीलर, पर टू व्हीलर की जब आप बात कर रहे हैं, अगर आप टू व्हीलर का सेल्स देखें इंडिया में, अभी जो है 17 18 18 19 में जो सेल्स होती थी उससे कम चल रहा है। अच्छा, इस टाइम पे? कई सालों से वो वहां पे नहीं पहुंच पाए, वो इंटरेस्टिंग। क्योंकि उस कैटेगरी में भी इनकम्स नहीं है, ठहराव है। उसके कंपेयर अगर आप टू व्हीलर का सेल्स देखें पिछले 7 8 साल का और गाड़ियों का सेल्स देखें, तो गाड़ियों के सेल्स में बढ़ोतरी नजर आएगी, टू व्हीलर के सेल्स में वो नहीं आएगी। और गाड़ियों में भी आप जानते हैं कि कौन सा कैटेगरी गाड़ियां ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ऑल्टो वॉल्टो की नहीं सेल बढ़ रही है इतनी, एसयूवीज जो ज्यादा महंगी गाड़ियां महंगी उनकी गाड़ी बढ़ रही है। थार हो मतलब गया, जो वो महिंद्रा की। एक कैटेगरी है जो गाड़ी थी, हम्म। वो उससे भी ज्यादा महंगी गाड़ियों के खरीदने की क्षमता में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ है जो टू व्हीलर ले भी रहे थे वो भी वो नहीं ले अब पाए। तो ये तो इनकम इनक्वालिटी का सबसे बड़ा हाँ, नमूना है। बिल्कुल। रोड पे ही दिख जाएगा आपको, रोड पे आप ढंग से देखो तो, कि क्या जबरदस्त इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो इनकम इनक्वालिटी की बहुत सारी बातें होती हैं, और इंडिया के स्पेसिफिकली इतनी सारी रिपोर्ट्स रिसेंटली आ रही हैं। ऑक्सफैम ने भी निकाली थी कि किस तरह से यहाँ पे इनकम इक्वालिटी है, लेकिन फिर भी कुछ उसके प्रति कोई इतनी ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे या डिस्कस नहीं कर रहे। तो सिचुएशन इस टाइम पे किस तरह की इनकम इक्वालिटी की? बिकॉज ऐसी रैंडम एग्जांपल है कि मैं अंबानी की शादी के वीडियोस देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इनफैक्ट मैं कैब में जा रहा था जियो गार्डन्स में उस टाइम पे, तो वही कैब वाले बोल रहे थे इनके पास तो मतलब इतना पैसा है कि ये बहा रहे हैं नालियों में, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं आ रहा। तो ये मतलब एक अजीब सा इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की हो गई कि एक क्लास के पास इतना पैसा है कि वो प्रीमियम से प्रीमियम लग्जरी चीज़ें खरीदने पे उतारू हैं। जैसे दिल्ली में हम रह रहे हैं, तो आपको पता कैमिलियास है गुड़गांव में, जहाँ 50 करोड़ के फ्लैट हैं, 60 करोड़ के फ्लैट हैं। ट्रम्प टावर अगर गुड़गांव में निकल रहा है तो अगले ही दिन पूरे सारा कुछ बुक हो रहा है। तो कैमिलियास ने एक कोई दहिलियास करके एक नया निकाला डीएलएफ में, जिसमें आप सिर्फ अमीर नहीं होने चाहिए, आप एलीट भी होने चाहिए, तब आपको फ्लैट देंगे इनविटेशन बेस पे। तो एक तो इस तरह के आइलैंड तैयार हो रहे हैं जो कि अमीर से भी महा अमीर है, मतलब बहुत ही अमीर है। और एक तरफ ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग मतलब 5,000 रुपये महीना भी कमाने में उनकी हालत खराब हो रही है। तो ये इनकम इक्वालिटी की कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या सिचुएशन है इंडिया में? सिचुएशन तो बहुत एक्सट्रीम है इंडिया में। मतलब अगर आप इंडिया का कंपैरिजन करें आ, बाकी कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का स्तर जो है ज्यादा है। और उसका जो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जिनके पास यहाँ पैसा है, ठीक है, वो तो दुनिया भर के अमीरों को मैच कर सकते हैं। लेकिन उल्टी तरफ जो है, ये जहाँ जो है, वो बाकी देश में जिनके पास कम है उनके कंपैरिजन में बहुत नीचे है। तो इसलिए यहाँ गैप बहुत ज्यादा है। और जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का जो अनुमान है, उसके हिसाब से 57% हिंदुस्तान की जो आय है वो टॉप 10% को मिलती है। 57% ऑफ इनकम गोज टू टॉप 10% पीपल। बाकी सब 43% से मैनेज करते हैं। ये है डिवीजन। और इसका एक जो क्यों ये हो रहा है और ये बढ़ने के उसमें है कि बेसिकली आप उस आय का एक हिस्सा कैसे प्राप्त करते हैं। दो मेन तरीके हैं। या तो आपके पास कोई संपत्ति है जो कि बिजनेस में लगती है, या आप बैंक में पैसा लगाते हैं, या शेयर मार्केट में लगाते हैं, या किराए पे आप मकान देते हैं, बिल्डिंग देते हैं। आपके पास कोई संपत्ति है जिसके आधार पर आपको कुछ मिलता है, उस पर रिटर्न मिलता है। और दूसरा है कि आप काम करते हैं, काम करके कमाते हैं। तो संपत्ति का जो बंटवारा है
वो भी ऐसी है कि 10% के पास अधिकतम संपत्ति है, और बाकी जो संपत्ति जो काम करने में मजबूर है उनकी संख्या काम जितना उपलब्ध है उससे ज्यादा है। अगर आपको बाकी कोई काम नहीं दे रहा है, आपको खुद ही काम करना है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे हम कहते हैं, 58% लोग हिंदुस्तान में तो उनको नौकरी नहीं मिलती, वो खुद ही अपना काम, जो 55 करोड़ हम कहते हैं काम कर रहे हैं, उसमें 58% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार में है, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है। जैसे छोटी दुकानें और इस तरह कुछ की, या खेती खेती में है, किसान है, या बाकी कोई और चीजों में कर रहे हैं। तो अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो उसमें भी अगर आप कुछ खुद ही काम करते हैं, आप बहुत ज्यादा उससे कमा नहीं पाते। और जब काम करने वाले लोग अधिक हैं और काम कम है, तो वही है कि काम के लिए भी दाम कम मिलता है। तो अभी जो है कि मैंने कहा कि 10-15 हजार वाली नौकरियां बहुत है। औद्योगिक क्षेत्र में भी जो फैक्ट्रीज हैं, जहाँ यूनियन है, लेबर लॉ है, ये है, औसतन महीने की जो वेतन है वो 17-18 हजार से ऊपर नहीं है। तो ये है कि जब संपत्ति एक हिस्से के पास ज्यादा है और उसका जो इस्तेमाल जो है इतना काम तैयार नहीं करता है, तब जो आय का बंटवारा होगा, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी काम में वो संपत्ति का भी इस्तेमाल हो रहा है और लोग काम भी कर रहे हैं, तो वो बंटवारा जो है वो संपत्ति वालों के पक्ष में हो जाता है। मेरे पास पैसा है, मैं कोई उद्योग में लगाता हूं, तो काम करने वालों को मुझे जितना देना पड़ेगा उसके हिसाब से कम है, तो इसलिए उससे जो भी कमाई होगी उसका बड़ा हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। तो ये चक्रव्यूह बना हुआ है, और इसका जो असर हो रहा है कि यही चीज बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है स्थिति। क्यों? क्योंकि अगर आपको रोजगार बढ़ाना है तो उसके लिए क्या जरूरत है? कंपनी की, मतलब किसी चीज के मतलब प्रोडक्शन को आप बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसमें लोगों को काम देंगे, तो प्रोडक्शन को अगर बढ़ाएंगे तो जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको बेचना है। हाँ, वो अच्छा, खरीदने वाले कहाँ से अब जब लाओगे? खरीदने वाले नहीं है तो आप, खरीदने वाले खुद काम मांग रहे तो तब जो है कोई लगाता नहीं है। हैं। जब नहीं लगाते तो रोजगार क्रिएट नहीं होता है, जब रोजगार क्रिएट नहीं होता है तो बाजार नहीं होता है, बाजार नहीं होता है इसलिए कोई उद्योग लगाता नहीं है, लगाता नहीं है इसलिए रोजगार नहीं होता है। वही चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं। और सरकारी नीति क्या है कि हम तो नहीं खर्चा करेंगे, कि हम खर्चा करके रोजगार तैयार करें, हम खर्चा करके बाजार में कुछ मांग तैयार करें, हम खर्चा करें, मांग तैयार होगा तो लोग कुछ अपना पैसा भी लगाएंगे, उससे और रोजगार होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट एक होता है, वो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे कि जिनके पास साधन है उनको और प्रोत्साहित करेंगे कि आप लगाओ, आपको हम थोड़ा ये सुविधा दे देंगे, आपको ये सब्सिडी दे देंगे, आपको क्या बोलते हैं, जिनको काम पे लगाना है उसको कम वेतन में लगाना है उसके लिए भी कानून बना देंगे, वहाँ लेबर लोग भी चेंज उसको कर 10 देंगे, घंटे 8 घंटे की जगह 12 घंटे 12 काम कराना है घंटे तो करवा उसके लिए भी देंगे। लाल कानून में प्रावधान कर देंगे, आप लगाओ। लेकिन जिसको पैसा लगाना है कमाने के लिए, मुनाफे के लिए, वो किसी ऐसे उद्योग में पैसा जिसमें किसी चीज का प्रोडक्शन होना है, आप उसको कोई भी फैसिलिटी दे दीजिए, अगर उसको नहीं लगता है कि जिस चीज का प्रोडक्शन वो कर रहा है वो बिकेगा इतनी मात्रा में कि आप मुनाफा कमा ले, वो नहीं लगाएगा। तो मैं तो कहता हूं ये कि नीति पॉलिसी ये है कि आप सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी को आगे ले जाए। आप ये भी कहते हैं कि देखिए इंडियन इकोनॉमी की स्थिति बहुत बेहतरीन है,
स्टेबल है बोल रहा है। बहुत बढ़िया है। हम्म। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे देश के बड़े उद्योगपति जो है वो नहीं मानते कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और उसका भविष्य बहुत सुनहरा है। और इससे मैं किस लिए कह रहा हूं कि उद्योगपति का जो असली नजरिया है अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेके, वो उसका आकलन आप इससे नहीं कर सकते कि वो क्या बोल रहे हैं। उसका आकलन आप इससे लगा सकते कि वो अपने पैसे से क्या कर रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान में के उद्योगपति जो या जिनके पास बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये पैसे? कर रहे हैं, बिजनेसेस बढ़ा रहे हैं, जिसपे पैसा लगा रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि भविष्य बहुत सुनहरा है, तो आप फैक्ट अगर कल बेचना है आपको, हाँ तो उसके लिए तो फैक्ट्री आज लगानी पड़ेगी ना, पैसा तो आज लगाना पड़ेगा, हाँ। वो बाद में नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भविष्य बहुत सुनहरा है, तो आप आज पैसे लगा रहे होंगे ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। लेकिन ये हो रहा है नहीं, उल्टा यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ लगा रहे हैं पैसे? दूसरे जगह देशों में लगा अच्छा, रहे हैं। बाहर लगा रहे हैं। हाँ, या यहाँ पे भी लगा रहे हैं, तो वो इस तरीके के ऐसे एक्टिविटीज है जिसमें कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में लगाओ, शेयर बाजार में लगाओ, इंश्योरेंस में लगाओ, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, तो उससे उसमें नहीं है ज्यादा कि एब्जॉर्ब देश नहीं में होता कुछ फायदा हो रहा है, देश के लोगों को कुछ फायदा वो नहीं हो रहा। नहीं, तो वो निवेश देखिए, एक होता है कि मान लीजिए आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री में तो जो काम करेंगे करेंगे, वो तो बाद में। जब आप फैक्ट्री लगाते हैं, आपको मशीन खरीदनी है, आपको स्टील खरीदना है, आपको सीमेंट खरीदना है, पूरा फैक्ट्री बनाने के लिए आपको सब कुछ करना है, वो भी तो कोई बना रहा है। तो आपका जो वो इन्वेस्टमेंट है, उससे भी एक मार्केट और या बाजार तैयार हो रहा है। तो वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके यहाँ काम तैयार होगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उनको भी लगेगा कि हाँ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, तो वो भी अपने फैक्ट्री को बढ़ाएंगे। तो ये तो एक साइकिल है ना कि ये प्रोसेस होगा, सब की सब करेंगे। अब सब मान के चल रहे हैं कि बाजार नहीं है, तो नहीं लगाएंगे। ये सब बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है इसको हाँ, समझने का बहुत सिंपल है वो। कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है टॉप, हाँ, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं। कहाँ पैसा लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है ठहराव की स्थिति में है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा, बट कम है, स्तर कम है। जो एक बड़ी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में होता है, वैसा कोई आपको नहीं दिख रहा है। पर कई लोग बोलते हैं उसका ग्लोबल रिसेशन से भी एक लिंक है, क्या उसका भी बहुत मेजर फैक्टर है? नहीं, ग्लोबल क्राइसिस के बाद जो है ये ठहराव की स्थिति हुई है। और अगर आप 2008 से पहले का 5 साल देखो, उसमें खूब पैसा लगाया, ठीक है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ कि आपने लगाया तो पैसा, तो ये पैसा लगाने की प्रक्रिया या इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया क्यों ठहराव में आई कि पहले जब आपने लगा तो दिया, उसके बाद कमाई नहीं हुई, रिटर्न नहीं है उसका। रिटर्न क्या नहीं आया, उधर आप फिर कहने लगे कि बैंकों का एनपीए हो गया। हाँ हाँ वो सब हो गया। बैंक से कर्जा लेके लगाया, हमारे तो कई लोग कमाई भाग हुई गए, नहीं, उसके बाद एनपीए हो गया। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए हाँ, इनफैक्ट। तो लंदन में है सारे। हाँ, हाँ। तो वही स्थिति, तो ये भी आप देखिए ना कि उसमें कुछ भी ऐसे हैं, जैसे विजय माल्या, उनका तो इतने सालों से इंडस्ट्री था, बहुत आजादी से ठीक पहले है, से था। क्या हो गया सडनली हम्म। जब दूसरे तरीके से बन रहा था, जब अगर पैसा बनता है, प्रॉफिट मिलता है, तब आपको इधर उधर गड़बड़ नहीं करना पड़ता इतना। आप गड़बड़ी से पैसा भी ले लें, अगर उसका रिटर्न आ गया तो आप कर्जे को भी लौटा सकते हैं, उस पर ब्याज भी दे सकते हैं। और जब नहीं आता है तब आप और गड़बड़ी करने लगते हैं, और डेस्परेशन होती है। यही हुआ कि भाई यहाँ नुकसान हो गया, उसको वहां से पूरा करो, इधर से उधर से एक बैंक से लेके दूसरे का दूसरी जगह लगाओ। ये सब जो गड़बड़ियां हैं ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सिर्फ गड़बड़ियों के कारण हुआ है, या वो व्यक्तिगत लोग उनकी खामी, उनके
खामियों के कारण हुआ है, ये निष्कर्ष सही नहीं होगा। जरूर उन्होंने किया है, व्यक्तियों ने अपना उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, मैनिपुलेट किया है चीजों को, पर ये तो हर समय होता है। कौन नहीं कर रहा है? जो बिजनेस कर रहे हैं वो कौन सा वो नहीं भी कर कर रहे रहे हैं, हैं? वो सारे हर इनकम समय टैक्स करते रहे हैं। टैक्स ठीक है। बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हाँ, जीएसटी बचाने के लिए, टैक्स पर बचाने के लिए। वो इस तरीके का प्रॉब्लम हर समय नहीं बनता है, हम्म। और वो बढ़ जाता है जब आपके पास बाकी तरीके बचते नहीं हैं पैसे बनाने के। तो हाँ, लास्ट के बस 2 सवाल ही थे मेरे। एक तो ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे प्रोडक्शन का हम लोग बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग एकदम ठप पड़ी है इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो रिसेंटली ये पिच बड़ी थी मेक इन इंडिया की, तो एक थी, लेकिन ये कि यहाँ आके आप बनाओ, यहाँ आके आप कुछ क्रिएट करो। फिर पता चला कि कुछ कंपनीज आ भी रही हैं, जैसे आई थिंक एप्पल का कुछ चल रहा था असेंबल्ड इन इंडिया, ऐसे कुछ तो उस पर लिखा आ रहा था, तो लोग कर रहे थे कि देखो देखो इंडिया में अब चीज़ें बनना शुरू हो गई, इसने अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोल ली। टेस्ला की बड़ी बातें हो रही थी कि टेस्ला भी शायद खोलने वाला है इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग द प्लेयर्स टू कम एंड प्रोड्यूस हेयर। तो उसकी किस तरह की सक्सेस हुई है या फिर नहीं हुई, तो उसके क्या देखिए, कारण है? दुनिया भर में तो ये सिस्टम बेसिकली बना ना कि एक आप के यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। आपके यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो या तो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि दुनिया भर के मार्केट्स में बेचा जाएगा, या वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी और देश में जाके दूसरे प्रोडक्ट्स में के प्रोडक्शन में यूज होगा। दोनों तरफ से आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अगर आपका हिस्सा इस ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम में बढ़ता है तो आपके यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए। ठीक है। अब मेक इन इंडिया से लेके अभी तक जितनी स्कीम्स आए हैं उसका अगर आप असर हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पर देखें तो आप देखते हैं कि कोई असर दिखता ही नहीं है। एक्सपोर्ट्स में ठहराव की स्थिति रही है, तो फिर कैसे कह सकते कि वो सफल हुआ है? अब इसमें एक जो नया चीज आया कि पहले हमने सोचा, कुछ दिन पहले तक ये सोच थी हमारे यहाँ लोगों में कि अरे अब तो अमेरिका और चीन का टेंशन हो रहा है, हाँ झगड़ा हाँ हो हाँ, रहा है, कि इससे हमारा फायदा होगा। अब जो है सारे यहाँ हिंदुस्तान में आ जाएंगे। हाँ। हम्म। अ, इसलिए अब हमारा टाइम आ गया, हमारा नंबर आ गया। एक तो ट्रम्प के टैरिफ्स और एप्पल को लेके भी जो ट्रम्प ने किया उससे थोड़ा वो हुआ कि नहीं इतना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि चीन से भी अगर कुछ निकला है, ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत आया है, तो ये भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपकी अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं तो प्रोडक्शन इंडिया में आएगा, क्योंकि लाने वाले भी अगर आप देखें कौन सी कंपनियां हैं जो इंडिया में आके, एप्पल का इतना जिक्र हो रहा है लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में आके इन्वेस्ट भी कर रहे थे वो चाइनीज कंपनीज थे। तो अब तो दुनिया भर में कैसे प्रोडक्शन मूव करेगा वो चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं उस पर निर्भर करता है। अमेरिकी कंपनियों पर के पास अब सब कुछ नहीं रह गया तय करने का। जो 30 साल पहले था वो अब स्थिति नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आपके यहाँ आ जाएगा, और कुछ हद तक ठीक है आ भी जाता है कि पार्ट तो आप बाकी जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे, इतना ही हो रहा है। तो उससे तो कोई औद्योगिक विकास नहीं होता है। और दूसरा, अगर आपके यहाँ असेंबल ही हो रहा है तो आपका इंपोर्ट भी तो बढ़ रहा है। फिर आप कितना उस प्रोडक्शन का हिस्सा आपके यहाँ हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो प्रोसेसर आपके यहाँ बन रहा है, बॉडी आपके यहाँ बन रही है, मदरबोर्ड आपके यहाँ बन रहा है, जो सब जा रहा है उसमें 10 पीस आके उसको जोड़ के आप यहाँ से, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना कहते हैं। ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, मतलब किसी हाँ, को अरे नेहरू प्लेस में चले जाइए, असेंबल किए हुए कंप्यूटर असेंबल मिलते हैं। वो रियल मेक इन ठीक है, इंडिया तो वहाँ हो रहा वो तो मिलते हैं, बहुत सालों से मिल है। रहे हैं। हाँ इसका मतलब थोड़ी ना कि हिंदुस्तान में कोई कंप्यूटर का उद्योग है। हाँ। कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। जुगाड़ से स्टाइल, लेकिन हाँ, तो सिर्फ असेंबली से तो आप उद्योगीकरण नहीं होता है ना।
इनफैक्ट चाइना ने इतनी पैरेलल कंपनीज खड़ी कर दी, जैसे टेस्ला के लिए उन्होंने BYD लॉन्च किया, जो उनकी व्हीकल है। इतनी गजब की गाड़ी है वो कि टेस्ला की जो साम्राज्य था उसका, उसको दिक्कत आ गई उसके बाद, जो उसके हाँ, फीचर्स तो और जिस तरह उन्होंने से उन्होंने उनकी किया है, कंपनीज ने वो इनसेन है वो। कैपेबिलिटीज एक्वायर कर हाँ। ली है ना, बहुत सारे, तो कई चीजों में वो बेहतर हो गए हैं। तो आज की डेट में इंडस्ट्री का भी जो मूवमेंट होगा, वो ऐसा नहीं है कि वो अब आज अमेरिका के हाथ में ही है, और वो प्योर पॉलिटिकल डिसीजन तो नहीं होता है ना। कोई बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है कहीं, वो सिर्फ इस पे कि हाँ इंडिया पाक यूएस का रिलेशन अच्छा हाँ, है तो उससे मैं इंडिया में लगा दूंगा, इंडिया चाइना यूएस चाइना का खराब है तो मैं चाइना से निकाल ऐसे लूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। अपने फायदे के लिए होती है वो चीजें। अपना देखते हैं। तो एक एक फाइनल सवाल मेरा अभी यही था कि इंडिया में कुछ ऐसी कुछ कुछ सेक्टर्स में पॉसिबिलिटी है जिसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे से उनको डेवलप कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऐसी रैंडम मुझे जो दिखता है कि टूरिज्म में इतनी पॉसिबिलिटी है इंडिया के पास ग्रो करने की इकोनॉमिकली, बट वो इंडियन गवर्नमेंट की इतनी एपैथी है उसको लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर कह दो या फिर और भी जो सिक्योरिटी कंसर्न, सारी तरीके से वो बिल्कुल ही ठप है। और साइड बाय साइड देखो थाईलैंड जैसी कंट्री, वहाँ पे इंसेन टूरिज्म का इनफ्लो है और वो उनकी इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर वो हिस्सा बन गया। तो ऐसी मेरे पास ये एक एग्जांपल, बट आप कौन से ऐसे सेक्टर हमारे मानते यहाँ हो तो जिसमें की वजह टूरिज्म से? भी करते हैं प्रमोट, तो उससे नुकसान ही ज्यादा होता है। देखिए आप पहाड़ों में क्या हो रहा है हाँ, पहाड़ों में नुकसान ही अभी। हो रहा ठीक है, तो है। वो तो पर आप उसको इस तरीके से देखिए कि अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री का साइज क्या है इंडिया की तुलना बाकी देशों से करें, तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान में बहुत इंडस्ट्रीज हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है। दुनिया में दूसरे नंबर पे है हम स्टील के उत्पादन में, ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है हम सीमेंट के उत्पादन में, दुनिया में चौथे नंबर पे है बिजली के उत्पादन में, दुनिया के चौथे नंबर पर है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैं, दुनिया में ऐसी पांचवें छठे नंबर पर है गाड़ियों के उत्पादन में। तो किसी इंडस्ट्री को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बड़ा आकार है हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन उसका कंपैरिजन अगर हिंदुस्तान के पॉपुलेशन से करें, वहां हो जाता है गड़बड़। तो अब मैं जब दूसरे नंबर पर कह रहा हूं, पहले नंबर पर नहीं है, दूसरे नंबर, पहले और दूसरे में बहुत फर्क है, क्योंकि पहले नंबर पर चीन है, चाइना का पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान के कंपेरेबल है, तो वो कहीं आगे है हमारा दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर जनसंख्या में जब हम जाते हैं तो वो अमेरिका है, पर अमेरिका की जनसंख्या क्या है, एक चौथाई भी नहीं है हिंदुस्तान की। तो इंडिया और चाइना के जनसंख्या के कंपैरिजन कोई कंट्रीज नहीं है, ये अपने आप अलग एक कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ बड़ा होने का की संभावनाएं हैं, पर हिंदुस्तान में जनसंख्या के मुकाबले में कम है। पर अगर आप इतना बड़ा इंडस्ट्री आपके इकोनॉमी में इस स्थिति पर भी रह सकता है, तो ये आपको संभावनाएं दिखा रहा है, एक नहीं कई इंडस्ट्रीज में स्कोप है। और आप क्योंकि आपका देश बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए आप किसी इंडस्ट्री को भी बड़े स्केल पर खड़ा कर सकते हैं। एक सिंगापुर में अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाते हैं, उसको उसका ज्यादातर प्रोडक्ट बाहर बेचना ही पड़ेगा, वो छोटा सा देश है, उस पर नहीं एब्जॉर्ब हो सकता। हिंदुस्तान की स्थिति वो नहीं है, क्योंकि आपकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि जहां ये स्थिति है कि आप पर कैपिटा टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है इंडस्ट्री इंडिया में, लेकिन तब भी उसका साइज इतना बड़ा है। मतलब आपका कैपेसिटी है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और एक नहीं कई प्रोडक्ट्स में करने का, तो आप पर उसको यूटिलाइज करने के लिए
आपको अपने डोमेस्टिक मार्केट को जो है उसके तरफ देखना पड़ेगा कि भाई कैसे लोगों के पास खरीदने की क्षमता बने, क्योंकि उनके खरीदने की क्षमता और उनको जो काम मिलता है दोनों में रिश्ता है। अगर काम नहीं मिलेगा, कमाई नहीं होगी, तो बाजार नहीं बनेगा। अगर बाजार बनेगा तो काम होगा। तो मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में रोजगार की समस्या को समस्या नहीं समझना चाहिए। समस्या का समाधान है रोजगार। मतलब एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, एम्प्लॉयमेंट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कि उसको आप एड्रेस करते हैं तो बाकी चीजें संभव है। हिंदुस्तान के लिए ये जरूरी नहीं, ऑफ कोर्स टूरिज्म भी एक सेक्टर है, ठीक है, और उसमें पर इन सब चीजों को करने के लिए जरूरी क्या है कि आपके यहाँ जो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ना, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पे है, वो होना जरूरी है। अगर आप टूरिज्म की भी बात करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि आप प्राइवेट से कहते हैं कि आप बनाइए, तो वो तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है ना। वो जब प्रॉफिट के लिए कर रहा है तो उसको तो कमाना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए भी जो आपका कॉस्ट है वो बढ़ेगा। कई चीजों में तो वो रास्ते में आता है बाधा, कि क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आपको कुछ प्रोड्यूस करके अगर दुनिया में बेचना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ जाने के कारण आप नहीं कर पा रहे, आप कंपटीशन में नहीं खड़े हो पा रहे, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है। जबकि आपके पास अगर वो उपलब्ध हो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो खर्चा कम होगा, तब आप कर सकते हैं। अगर आपको आदमी चाहिए ट्रेंड अलग अलग काम के लिए, अलग अलग स्किल्स के लिए, अगर उसको 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च करके उस स्किल को एक्वायर करना है, तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा कि वो 10-12 लाख जो उसने खर्चा किया वो रिकवर हो। अगर उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में अब सरकारी उसमें ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको वो नहीं रिकवर करना है ना जो उसने खर्चा किया। और उससे जो है पूरे, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, कि वो वेस्ट है पैसे का, पर रिटर्न जो है इकोनॉमी में या जनरली सोसाइटी में है, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए काफी नहीं है। कोई प्राइवेट बिजनेसमैन जो पैसे लगा रहा है उसको मुनाफा कमाना है, अरे कहीं और कमाई हो जाए उससे उसको इंटरेस्ट नहीं है। पर सरकारी खर्च और सरकारी इन्वेस्टमेंट के पीछे ये नजरिया तो नहीं होता ना कि सरकार खर्च करे, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उसका फायदा आ रहा है, और सरकार के पास भी उसकी कमाई आएगी टैक्स के माध्यम से, कि आपने जो खर्चा किया उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा, लोगों की आय बढ़ी, आपको टैक्स आएगा कल, उसके माध्यम से आपका रिटर्न आएगा। सीधा नहीं आएगा कि आपने 100 रुपए खर्च किए तो 120 वापस आएंगे, और क्योंकि 120 नहीं आ रहे आप कहते हैं अरे ये तो बड़ा बोझ है, ये कैसे खर्चा करें। ये नजरिया जो है ये बदलना पड़ेगा। और अगर आप खर्चा करने को तैयार होते हैं और टैक्स लगाने को तैयार होते हैं, अगर आप दुनिया में इकोनॉमी में फिट होना चाहते तो आप कहते फिर तो हमको टैक्स कम करना पड़ेगा, नहीं तो कौन पैसा लगाएगा हिंदुस्तान में। तो आप जिनके पास साधन है उन पे टैक्स कम रखते हैं, खर्चा भी कम रखते हैं, पैसे भी नहीं है, और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने को। और आप थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाएं और ज्यादा खर्चा करें, तो उससे दो चीजें होंगी। एक तो जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटी है, उस पर भी असर पड़ेगा कि ठीक है आपने कमा लिया पर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा थोड़ा, और जिसकी कमाई कम है उस पर हम टैक्स का बोझ कम डालेंगे, तो वो असमानताएं थोड़ी कम होती हैं। और उसको जब आप खर्च करते हैं ऐसे तरीके से करते हैं कि रोजगार तैयार होता है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, जिससे फिर वो प्रोसेस हो सकता है कि आप का एक डेवलपमेंट का प्रोसेस एक स्थायी आधार उसका बने।
पर आप कहेंगे नहीं जी, खर्चा भी नहीं करेंगे, तो आप यहीं फंसे रहेंगे। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। Superb. Thank you so much, sir, for presenting such a detailed yet bleak picture of how things are, but it is a detailed and realistic picture which I think people really need to think and introspect about. Thank you so much. Because if things have to change, it is we only who have to change it. Yeah, People have to change it. people have to change. People have to say that these things, circumstances have to change. And Otherwise they won't policies also therefore have to change to Yes. get that. Thank you so much, sir, for You're welcome. coming to the podcast. So this was today's episode. If you like our work, then please do consider becoming a member. You can join us on Patreon or YouTube membership. You'll get many perks such as member-only podcast, uncut podcast, and Discord server access is also there. So please do check out what all perks are there in the description link, where you'll find the link for both YouTube and Patreon membership. Please do consider becoming a member. Thank you so much for watching this episode.